हेलो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। नील उन लोगों को होटल से बाहर एक 2 मंजिले मकान के अंदर ले जाता है, जहां उन्हें अपने कंपनी के पुराने बॉस रघुवीर सहाय जी मिलते हैं, जो उन्हें अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी बताते हैं। उसके आगे तेजस: सर, पर आप नील को कैसे जानते हैं? रघुवीर जी: अभी मेरी कहानी खत्म नहीं हुई है। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। राजवीर ने मुझसे मेरी सारी ज़मीन, मेरे अधिकार, यहाँ तक कि मैं जिस बंगले में रह रहा था वह सब मुझसे छीन लिया। मैं एकदम हताश हो गया था। एक दिन राजवीर मेरे पास आया और उसने मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा कि मैं यह शहर छोड़कर चला जाऊँ। सारे कागज़ उसके नाम पे हो गए। अगर मैं कोई कानूनी कार्रवाई करता भी तो मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। एक एहसान ज़रूर कर दिया उसने मुझ पे। कई शहरों में हमारी प्रॉपर्टी थी, उसने सब कुछ छीन लिया, पर यह घर जहाँ तुम सब खड़े हो वह मुझे दे दिया। यह कहकर कि आप अक्सर यहाँ आते जाते रहते थे। भाभी के साथ बहुत सारी यादें बसी हैं आपकी, इसलिए यह 2 मंजिला घर आज से आपका हुआ। उसके इस बात पे मुझे हंसी भी आई। अब कैसी यादें और कैसा रिश्ता। अपने काम के दौरान मैं अपनी पत्नी के साथ अक्सर मनाली आया जाया करता था। यहाँ का मौसम, यहाँ के वातावरण मुझे बहुत भाते। उसी दौरान मैंने यह मकान खरीदा था। मेरी पत्नी को भी यह जगह बहुत पसंद आई। शहर की भाग दौड़ से थोड़ा अलग हटकर यह शांति हमें बहुत भाती थी। ऐसे भी हमारे जीवन में बच्चे की किलकारियाँ देखने का नसीब नहीं हुआ। मैंने अपने जीवन से समझौता कर लिया और यहाँ आ गया। मेरे पास पैसों के नाम पे जो जमा राशि थी वह कुछ साल तो चली, पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत तो होती है ना। ज़िंदगी भर सब मेरे नियंत्रण में काम करते आए और अब इस उम्र में मैं काम ढूंढ रहा था। जिस समय मैं यहाँ रहने आया था, यहाँ से कुछ दूरी पे ही वह नीलांचल होटल अभी बनकर तैयार ही हुआ था। मैंने सोचा कि क्यों न वहीं कुछ देख लूँ, शायद मेरे लायक कोई काम मिल जाए। वहाँ मैंने होटल के मालिक से बात की। उस होटल को एक पति पत्नी देखते थे। अपनी परिस्थितियों, अपनी उम्र का हवाला देकर उनसे यही कहा कि मेरे घर से यह होटल पास में है, अगर मुझे यहाँ काम मिल जाए तो बहुत आसानी होगी। पहले तो मेरी उम्र देखकर वह बंदा तैयार नहीं हो रहा था, पर मेरी मजबूरी देखकर पिघल गया। बहुत ही नेक बंदा लगा वो मुझे। उसने मुझसे पूछा भी कि मैं इस उम्र में काम क्यों कर रहा हूँ, पर मैंने उसे कुछ नहीं बताया, वरना वह मुझसे सहानुभूति जताते रहता, जो कि मुझे कतई पसंद नहीं। वहाँ पे गार्ड की नौकरी मिल गई मुझे। करीब 30-35 साल की उम्र रही होगी उस नौजवान की। उसकी पत्नी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। समय के साथ हम दोनों के बीच एक अच्छी ट्यूनिंग बन गई। एक मालिक की तरह नहीं, बल्कि बड़े बुजुर्ग की तरह वह मेरे साथ व्यवहार करता एवं इज्जत देता। उसकी पत्नी भी मेरी बहुत इज्जत करती। किस्मत ने उसके साथ भी बड़ा अन्याय किया था। बचपन में उसके माँ बाप ने गरीबी के कारण उसे किसी सेठ के यहाँ बेच दिया। वह बच्चा पूरे दिन भर काम करता और साथ में सेठ के बच्चों को भी संभालता। सेठ अक्सर अपने बच्चों और पत्नी के साथ घूमने के लिए जाता तो उस बच्चे को भी लेकर जाता। सब घूमते और वह सामान और बच्चों को ही देखता रहता। होटल को देखकर उसकी आंखें चमक जाती। जगह जगह आने जाने से वह दुनिया तो देख रहा था, पर बंधुआ मजदूर बनकर। सपने देखने का काम तो उसकी आंखें करती रहती, पर मन तो कुछ और ही चाहता। एक बार उसने गलती से सेठ से अपने सपनों का जिक्र भी किया और बदले में सिवाय दुत्कार के उसे कुछ नहीं मिला। सेठ ने यह कहकर उसके हौसले को तोड़ दिया कि अपनी हद में रह तू। अभी तू मेरे बच्चों को देख रहा है, उसके बाद बच्चों के बच्चों को देखना, यही तेरी किस्मत है। मानसी बोली, सर, नील के साथ आपका रिश्ता क्या है, ये तो आपने अभी तक बताया ही नहीं। रघुवीर जी,
तुम लोग जिस होटल में ठहरे हो उसका मालिक वह बच्चा ही तो था। कमरे में सन्नाटा छा गया उनकी कहानी सुनकर। सभी का मन भर आया। बहुत विश्वासघात हुआ था उनके साथ। शहर के लोग क्या क्या सोचने लगे थे। रवि, विजय एक साथ बोल पड़े, सर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बाजी अभी भी पलट सकती है, हम बताएंगे दुनिया को आपका सच। फिर सभी एक मुश्त चिल्ला उठे, हाँ सर, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ चलिए। कमरे में सभी की आवाज़ें गूंजने लगी। रघुवीर जी, लेकिन मैं उस बच्चे को छोड़कर कहाँ जाऊँगा, अब मेरा वहाँ कोई काम नहीं। तेजस बोला, सर वो तो होटल का मालिक है ना, उसे किस चीज़ की कमी है। विजय बोला, ये सब तो ठीक है सर, लेकिन एक बात अभी समझ में नहीं आई कि नील के साथ आपका क्या रिश्ता है, वो आपको कैसे जानता है। रघुवीर जी, तुम लोग जिस होटल में ठहरे हो उसके मालिक का ही नाम नील है। क्या क्या? सबके मुंह से यही आवाज़ निकली। प्रिया, इसीलिए नील हमारे सामने एकाएक आया था, पर उसने अपना असली परिचय हमें क्यों नहीं दिया। अब बोलने की बारी नील की थी। नील बोला, दोस्तों, अगर मैं तुमको अपनी सारी सच्चाई उसी समय बोल देता तो क्या तुम लोग यहाँ तक आते? अंकल की सच्चाई भी इसी बर्फ़ में दफन हो जाती। समीर बोला, तुम सही कह रहे हो नील, सर को हम अपने साथ लेते जाएंगे और इनकी सच्चाई पूरी दुनिया को मालूम होगी। उसके इस बात पर नील और रघुवीर ने एक दूसरे की ओर देखा और अचानक से दोनों गायब हो गए। तेजस बोला, अरे ये दोनों कहाँ गए? चारों तरफ उन दोनों को खोजा जाने लगा। अचानक से दोनों प्रकट हो गए। सर, आप दोनों हमारे साथ यह कैसा खेल खेल रहे हैं? यहाँ हम आपके साथ होने वाले अन्याय की बात कर रहे हैं और आप हमसे छिप रहे हैं। फिर कमरे में ठहाके की आवाज़ें गूंजने लगी। सबने देखा नील और रघुवीर सहाय सामने खड़े हंस रहे थे। रघुवीर सहाय, बच्चों, अभी तक तुम लोग समझे नहीं क्या? मैंने अपनी संपत्ति, अपना शहर सब छोड़ा, लेकिन ज़िंदगी ने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं मर चुका हूँ और यह जो तुम देख रहे हो वह मैं नहीं, मेरी भटकती आत्मा है जो इन दीवारों में कैद होकर रह गई है। और जिस होटल में रह रहे हो उसका मालिक यानी कि मैं भी जिंदा नहीं हूँ। अब की आवाज़ नील की थी। मेरे सारे सपने, मेरे अरमान यूं ही बीच मझधार में ही रह गए। इन दोनों की बातों को सुनकर सब कांपने लगे। क्या आप लोग जीवित नहीं हैं? इसका मतलब है कि होटल में जो भी घटना घटी थी वह हमारे मन का वहम नहीं बल्कि सच्चाई थी। नील बोला, हाँ, तुम लोग जैसे ही मेरे होटल में आए, तुम लोगों के पास वहाँ की भटकती आत्माएं हमेशा आसपास होती। तेजस, उस रात सीढ़ियों पे जो अजनबी चढ़ रहा था वह और कोई नहीं, अंकल थे। वह तुम लोग को वार्निंग दे रहे थे होटल से निकलने के लिए, क्योंकि तुम लोग अगर उस रात तक होटल में रुक जाओगे तो फिर तुम लोग को भी कोई नहीं बचा सकता। समीर, किस रात तक? बोलते हुए कांपने लगा। रघुवीर जी बोले, हमारा मर्डर हुआ है और वह होटल शापित हो गया है। जाने कितने लोग स्वाहा हो गए। उन दिनों जब मैं होटल में काम ढूंढने गया और नील से मेरी दोस्ती हुई थी, उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक था। मैं नील की हमेशा प्रशंसा करता रहता। बिना किसी सपोर्ट के अपने दम पे इतना बड़ा होटल खड़ा करना मामूली बात नहीं थी, इसलिए उसके दुश्मन भी बहुत थे। रघुवीर जी बोले, चूँकि मैं काम करता था वहाँ, इसलिए मेरा आना जाना हमेशा रहता ही। कुछ दिन से नील बहुत स्ट्रेस में था। वैसे तो वह हर बात मेरे से शेयर करता, पर पता नहीं क्यों वह मेरे से खींचा खींचा सा रहने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गम खाए थे। बहुत मुश्किल से परिवार के नाम पर नील मिला, वह भी मुझसे दूर चला जाए, ये बात मैं अब सहन नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि उसकी पत्नी से ही पूछ लेता हूँ, उसे ज़रूर पता होगा। पर उस दिन होटल में वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने हर जगह ढूंढा पर उसका पता नहीं चला। जब नील से उसकी पत्नी के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पे तनाव जैसी मुद्रा आ गई। गर्मियों के समय में मनाली में अच्छी खासी भीड़ हो जाती थी, इसलिए नील उस समय ज़्यादा व्यस्त हो जाता।
मैं भी अपने काम पर ध्यान देने लगा। होटल का लोकेशन अच्छा होने के कारण लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आते, इसलिए नील से मेरी बात नहीं हो पाई। अगले दिन जब मैं होटल गया तो देखा पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। नील को ढूंढा पर वह मुझे दिखाई नहीं दिया। नील नील चिल्ला रहा था। तभी मुझे पहली मंजिल पर किसी के चीखने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से भागकर वहाँ गया तो देखा दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसी से मैंने देखा कि नील को 2 लोगों ने पकड़ा हुआ था। फिर एक तीसरा आदमी आया और उसके गले को रेत दिया। ये सब देखकर मैं चिल्ला उठा। उन तीनों को थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि मैं सब देख चुका हूँ। जैसे ही मेरी आवाज़ आई, तीनों पलटे और मेरी ओर बढ़ गए। मैंने देखा कि नील ज़मीन पर छटपटा रहा था। मैं भागने लगा पर उन तीनों ने मुझे भी पकड़ लिया। वैसे भी मेरी बूढ़ी टांगें कहाँ तक साथ देती। उन लोगों ने मुझे भी उसी कमरे में मार दिया। इस तरह से हमने अपनी ज़िंदगी गंवा दी और आज तक भटक रहे हैं। वे लोग कौन थे और नील से क्या चाहते थे, यह नील के सिवा और कोई नहीं बता सकता। हाँ, उन तीनों में से एक को मैं अक्सर होटल में देखा करता था। प्रिया और मानसी आपस में फुसफुसाने लगी कि इसका मतलब हम लोग इतने दिन से मरे लोग को देख रहे थे और बातें कर रहे थे। ये सब जानकर सबकी जान सूखने लगी, पर इनकी कहानी मन को पिघला भी रही थी। नील बिल्कुल शांत था। समीर ने उसकी तरफ देखते हुए बोला कि नील, जिन लोगों ने तुम्हें मारा, क्या उन लोगों को जानते हो? तुम्हारी पत्नी तो निशा है, तो फिर तुमने ए लेटर का ब्रेसलेट क्यों पहना है? आखिर इस होटल का राज क्या है? नील बोला, अभी मेरी कहानी ख़त्म कहाँ हुई है। जैसा कि तुम लोग को पता चल ही गया कि मेरा बचपन कैसा बीता। एक रात जब घर के सारे लोग सो रहे थे, मैं वहाँ से भाग गया। उस समय मेरी उम्र करीब 20-22 साल रही होगी। सेठ के कुछ पैसे लेकर मैं भागा था ताकि जाने का बंदोबस्त हो जाए। उसके बाद तो मैं अपना रास्ता खुद बना लेता। एक टूरिस्ट बस पर चढ़ गया और यहाँ मनाली पहुँच गया। यहाँ पहुँचकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, किधर जाऊँ। मैं यूं ही काम के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगा। पढ़ा लिखा तो था नहीं जो किसी अच्छी कंपनी में मुझे नौकरी मिल जाती। मुझे एक रेस्टोरेंट में नौकरी मिल गई। वह रेस्टोरेंट एक होटल से कनेक्टेड था। मेरा मतलब है कि उस रेस्टोरेंट का खाना होटल में जाया करता था। यह वही होटल है जिसमें तुम लोग अभी ठहरे हुए हो। होटल की मालकिन एक आंचल नाम की महिला थी। मैं उस होटल में खाना देने अक्सर जाया करता। धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती हो गई। मैं उसे हर बात बताता और वह मुझे। मेरी कहानी सुनकर आंचल को बहुत दुख हुआ। कब यह दोस्ती प्यार में बदल गई, पता ही नहीं चला। इस तरह में से 5 साल बीत गए। एक गरीब मजदूर लड़के की किस्मत ऐसी पलटेगी, किसने सोचा था। आंचल बहुत ही अच्छी लड़की थी। अपनी मेहनत के बल पे उसने यह होटल खड़ा किया था। एक दिन उसने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं तो जैसे आसमान में ही छाने लगा ये सुनकर। फिर हमने शादी कर ली। अब हम दोनों मिलकर होटल को देखने लगे। हम दोनों के अच्छे सामंजस्य के कारण होटल अच्छा खासा चलने लगा। अब होटल का नया नामकरण हुआ नीलांचल। नील तो जीवित नहीं था, पर उसकी पत्नी कहाँ गई, ये अभी भी पता नहीं था। समीर बोला, आंचल कहाँ गई? नील की बात को बीच में ही काटते हुए रवि ने कहा कि अच्छा, तभी तुमने जो ब्रेसलेट पहना हुआ है उस पे ए का लोगो बना हुआ है। नील बोला, हाँ, यह ब्रेसलेट मुझे मेरी पत्नी ने उपहार में दिया था। एक अनजान बेसहारा लड़के को सहारा देकर उस पर भरोसा किया, उसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया। पर मेरी ज़िंदगी आंचल ने मेरा साथ मुझसे पहले ही छोड़ दिया। आंचल ने मुझसे यह कसम ली थी कि मैं किसी को यह बात ना बताऊं कि होटल उसने खड़ा किया था। इसलिए मैंने अंकल को भी यह बात नहीं बताई। उन्हें लगता था कि मैंने होटल को अपने दम पे खड़ा किया है। आंचल ने कभी मुझे अपने से अलग नहीं समझा। समीर बोला, फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि निशा तुम्हारी पत्नी है? ये बात कहते कहते
उसके मन में एक विचार कौन था, इसका मतलब है कि निशा को तुम जानते हो? तब नील बोला, हाँ तुमने सही पहचाना, निशा को कौन भूल सकता है, सारे फसाद की जड़ तो वही है, इसलिए ऊपर वाले ने भी उसके साथ वैसा ही इंसाफ किया। वह देखने में जितनी सुंदर थी, मन उतना ही काला, और उसका साथी जिसका मन तो काला था ही, पसंद भी काली थी, हमेशा काला कपड़ा ही पहनता। दोनों ने मिलकर इस होटल को शमशान बना दिया। वो रात एक काली भयानक रात बनकर आई और फिर सभी स्वाहा हो गए। सब कुछ देखते हुए भी मैं किसी को बचा नहीं सका, क्योंकि मैं मर चुका था। निशा आंचल की चचेरी बहन थी, शुरू से ही आंचल की किस्मत को लेकर जला करती थी। माता पिता के मना करने के बावजूद उसने अपने से उम्र में काफ़ी बड़े एक आदमी से भागकर शादी कर ली। उसका पति देखने में बिल्कुल बदसूरत था, आगे के 2 दांत सड़े हुए। ये हुलिया सुनकर तेजस को तुरंत वही काले कपड़ों वाला आदमी जहन में आ गया। निशा बहुत सुंदर थी, उसके दिमाग में फितूर की बात बैठी हुई थी कि वह किसी को भी अपने रूप के जाल में फंसा सकती है। उसने अपने पति के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। शुरू से ही वह आंचल से जला करती थी, उसके हर अच्छे बुरे की खबर वह पता करती रहती। यह बात उसे पता चली कि आंचल का अपना होटल है। बस उसे और उसके पति को आंचल को वहाँ से निकाल फेंकने का विचार मन में आया। एक दिन उसने आंचल को फ़ोन किया। निशा बोली, आंचल मेरे पति की नौकरी छूट गई है, बहुत परेशानी में हूँ, क्या तू मेरी मदद करेगी? आंचल बहुत ही सीधी साधी और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। अपनी किस्मत और मेरे पे उसे सबसे ज़्यादा भरोसा था। निशा की बातों में आकर उसने होटल में ही उसके पति को काम दे दिया। नील तेजस की तरफ देखते हुए बोला कि तुम होटल के पीछे जिस कमरे की बात कर रहे थे, उसी कमरे में निशा और उसके पति रहते थे। इसका मतलब है कि काले कपड़ों में मुझे जो आदमी दिखता है वह और कोई नहीं, निशा का पति था। तेजस ने आंखें फैलाकर बोला। तब नील बोला, हाँ, दोनों पति पत्नी ने इस तरह से अपनी परेशानी आंचल के सामने रखी कि उसे थोड़ा भी संदेह नहीं हुआ। प्रिया बोली, क्या ये दोनों जीवित है या नहीं? नील बोला, नहीं, होटल में दिखने वाला कोई व्यक्ति जीवित नहीं है। यहाँ कोई नहीं आता है, क्योंकि सबको पता है यहाँ के बारे में। ये होटल तो खंडहर बन चुका है। जो तुम लोग को दिख रहा है वो सब तो भ्रम है। यहाँ तक कि इस होटल का नाम सुनकर ही सभी घबरा जाते हैं। पता नहीं तुम लोग कैसे आ गए यहाँ। तेजस मन ही मन जगजीत को कोस रहा था। उसको ज़रूर इस होटल के बारे में पता होगा, लेकिन उसने बेवकूफ़ बनाकर पैसे ऐंठ लिए। दिल्ली जाकर उसको बताता हूँ। तभी नील की आवाज़ से वह वर्तमान में लौटा। निशा धीरे धीरे आंचल को अपने सांचे में लेने लगी। मीठा मीठा बोलती उसने मुझ पे भी डोरे डालने शुरू किए, पर मैं उसकी बातों में नहीं आया। मैंने आंचल को बताने की कोशिश भी की, पर उसको भरोसा ही नहीं हुआ। होटल में दिन में जो भी तुम लोग को दिखाई देता है, वह सभी यहाँ की भटकती आत्माएं हैं। उस रात जो घटना घटी, उस समय होटल में रुके सारे लोग अपने अपने कमरों में दुबके हुए थे और सदा के लिए सो भी गए। इसलिए रात में सन्नाटा छा जाता है और ऊपरी मंजिल पर जो अनावश्यक दीवार दिखती है, वह तो बाद में बनी है। वह अंदर से खोखली है। उसके अंदर मेरे और अंकल की लाश को बंद करके उसे दीवार की शक्ल दे दी गई, ताकि किसी को पता नहीं चले। अब तुम सब सोच रहे होंगे कि मैंने होटल में ये सब बात क्यों नहीं बताई। तो सुनो, अगर मैं वहाँ बताता तो वो लोग को पता चल जाता, फिर तुम लोग को नुकसान पहुँचाने के लिए तैयार हो जाते। चूँकि मैं दिन में बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए काम का बहाना किया और शाम होने का इंतज़ार किया। नील की इस बात पर प्रिया को ध्यान आया कि वो लोग होटल से शाम को ही बाहर निकले थे और वह नील को देर करने के कारण भला बुरा भी कह रही थी। मैं 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर गया हुआ था। वापस लौटा तो आंचल मुझे कहीं नज़र नहीं आई। वहाँ से जब निकला था तो मेरी आंचल से बात हुई थी।
उस समय उसकी आवाज़ थोड़ी टेंशन भरी थी। मैंने पूछा भी, पर वह बात टाल गई और बोला कि आओ तो फिर बात करते हैं। पर मैं जब वापस आया तो आंचल कहीं नज़र नहीं आई। मैंने उसे हर जगह ढूंढा, पर उसका कहीं पता नहीं चल रहा था। मुझे शुरू से ही निशा पर भरोसा नहीं था। थोड़ा शक तो मुझे था ज़रूर कि आंचल के गायब होने के पीछे ज़रूर उसी का हाथ होगा। जब मैंने उसे सीधे सीधे पूछ लिया तो उल्टे वो मेरे से ही आकर लड़ने लगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी। मेरी बीवी आंचल 2 दिन से गायब थी। मैं कहाँ खोजूं, किससे पूछूं, समझ ही नहीं आ रहा था। होटल के काम पे मैं ध्यान नहीं दे पा रहा था। आंचल की जान थी यह होटल। उसके सपने यहाँ की दीवारों में कैद थे। इसलिए मैं अपना गम भुलाकर होटल को देखने लगा। अंकल को भी मैंने नहीं बताया आंचल के बारे में। एक दिन मैं अपने केबिन में बैठकर आंचल के बारे में सोच रहा था कि कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ आई। मेरा केबिन कॉरिडोर के बगल में ही था। बाहर निकला तो देखा कोई नहीं है, पर मुझे पक्का भरोसा था कि यहाँ कोई तो था। वापस मुड़ने ही वाला था कि देखा एक ब्रेसलेट नीचे गिरा हुआ है। उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। अरे ये तो आंचल का है। हम दोनों ने एक दूसरे के नाम का ब्रेसलेट पहना हुआ था। हो ना हो आंचल इसी होटल में ही कहीं है। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। अचानक से मुझे ध्यान आया कि क्यों ना निशा के कमरे की तलाशी ली जाए। उस समय दोनों पति पत्नी कहीं बाहर गए हुए थे। अभी तक मैं उन दोनों के कमरे में नहीं गया था। वहाँ गया तो देखा दरवाजे पे ताला जड़ा हुआ है। मैंने ताला तोड़ दिया। जैसे ही अंदर घुसा एक सड़ी हुई गंध नथुनों में घुसी। लाइट जलाकर देखा तो 2-3 लड़कियां बेहोश पड़ी थीं। मैं तो यह देखकर अवाक रह गया। मेरे ही होटल में मेरी नाक के नीचे यहाँ कौन सा काम चल रहा था, हमें भी नहीं पता। मैं कमरे में और भी छानबीन करने लगा। वहाँ पे एक अलमारी रखी हुई थी। जैसे ही उसे खोला मेरे ऊपर आंचल का मृत शरीर गिर गया। उसे देखते ही मेरी आंखें बरस पड़ी। वो बिल्कुल ठंडी थी और ये दुर्गंध उसी के शरीर से आ रही थी। इसका मतलब कि उन लोगों ने उसे पहले ही मार दिया था। मैंने आओ न देखा ताव पलटा ही था कि कुछ लोगों ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। बाद में मुझे पता चला कि निशा और उसका पति लड़कियों की खरीद बिक्री करते हैं। मैं जब शहर से बाहर गया हुआ था तभी यह बात आंचल को पता चली। इसलिए मेरी अनुपस्थिति में ही उसे मौत के घाट उतार दिया। होटल में ये काम हो रहा था, मगर कब और कैसे, हम लोगों का भी कभी ध्यान इधर नहीं गया। मैंने पुलिस में जाने की धमकी दी तो उन लोगों ने मुझे भी मार दिया और बाद में अंकल को भी। हमारी आत्माएं यहाँ कैद होकर रह गई। हमारे मरने के बाद उन लोगों ने होटल पे कब्जा कर लिया। हमारे शरीर को तो उसी होटल में ही कैद कर दिया था, इसलिए किसी को पता ही नहीं चल पाया। लेकिन पाप का घड़ा कभी न कभी फूटता ज़रूर है। होटल की आड़ में इन लोगों की लड़कियों की खरीद बिक्री का काम जारी रहा। मेरी आत्मा उसी होटल में भटक रही थी। एक रात जब सारे लोग अपने कमरों में सो रहे थे, निशा और उसका पति भी, तब होटल में शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। इस अग्नि में सभी स्वाहा हो गए। होटल तो जल गया, पर सभी की आत्माएं वहाँ पे कैद हो गई। फिर नील इन लोगों की तरफ देखते हुए बोला कि तुम लोग वहाँ से जल्दी बाहर निकलो, वरना तुम लोग की भी वही स्थिति होगी जो होटल में रुकने वाले लोगों की हुई थी। इसलिए तो निशा ने मानसी से दोस्ती की थी, ताकि उसे अपने जाल में फंसा सके और अपनी दुनिया में ले जा सके। वह होटल तो खंडहर है और जो तुम लोग देख रहे हो वह सब उन लोगों की माया है। इसलिए एक पल की भी देरी किए बिना यहाँ से बाहर निकल जाओ। इतना कहते ही नील और रघुवीर सहाय गायब हो गए। यह सब सुनकर और देखकर सब कांपने लगे और वहीं पे बेहोश हो गए। आंखें खुली तो देखा सब लोग ज़मीन पे पड़े हुए हैं और सामने एक 2 मंजिला खंडहर नुमा घर खड़ा था। इसका मतलब है कि जो हमने देखा वह सब सच है। जान बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। वे लोग भागे होटल कि अपना सामान ले जा सके। होटल के अंदर जैसे ही वे लोग घुसे,
सबने देखा एक लड़की बैठकर रोए जा रही है। उसका पीठ इन लोगों की तरफ था। सभी को लगा कि यह लड़की हम लोगों की तरह ही फंस गई होगी, इसलिए इसे भी बचा लेते हैं। प्रिया, मानसी ने उसे पीछे से आवाज़ दी और होटल से बाहर निकलने को कहा, पर उस लड़की ने बिना देखे हुए ही जवाब दिया कि मेरे पति बाहर गए हुए हैं, इसलिए जब तक वो लौट नहीं आएंगे मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। एक इंसानियत के नाते तेजस समीर ने निश्चय किया कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं। शाम के 5 बज गए पर उसका पति अभी तक नहीं आया। वह लड़की उसी तरह से बैठी थी। तभी मानसी के कानों में एक हवा घुसी, मानो कह रही हो, मानसी कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर। हैरत से मानसी इधर उधर देखने लगी। तभी निशा अचानक प्रकट हुई और मानसी का हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटने लगी उसी कॉरिडोर की तरफ। वह चिल्लाने लगी तो तेजस उसे बचाने के लिए दौड़ा, पर उसे काले कपड़े वाले आदमी ने दीवार पर चिपका दिया। अचानक से सबने देखा कि मानसी के पास पता नहीं कैसी ताकत आ गई। वह निशा से हाथ छुड़ाकर भागी अपने दोस्तों के पास। तेजस भी दीवार से अलग हो गया। फिर सबने देखा कि वही लड़की जो बैठ कर रो रही थी खड़ी हो गई। फिर हॉल में एक आवाज़ गूंजने लगी। वह आवाज़ उसी लड़की की थी। तेजस चिल्लाया भी कि तुम भी आ जाओ हमारे साथ, मगर उस लड़की ने हाथ बढ़ाकर मना कर दिया। सबने देखा कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट झूल रहा था जिस पे एन लिखा हुआ था और निशा उसे खींचे जा रही थी। इसका मतलब वह लड़की और कोई नहीं, आंचल थी जो हमें बचाने आई थी। सभी होटल से बाहर निकल गए। बाहर निकलते ही सबने देखा कि होटल में धमाका हुआ और कुछ समय पहले तक जो होटल जगमगाते हुए खड़ा था अब एक खंडहर में तब्दील हो गया। इतना अंधेरा, इतना डरावना, कितनी सारी कहानियों का कब्रगाह था वह होटल। होटल नीलांचल का किस्सा खत्म हो गया था। सबने एक राहत की सांस ली। जान बची तो लाखों पाए, पर मन में दुख भी बहुत था उनके लिए जो बेवजह मारे गए यहाँ। ठंडी सांस लेते हुए तेजस ने ऊपर देखा तो नीलांचल का बोर्ड अभी भी लगा हुआ था। हाँ, अपनी जगह से थोड़ा हिल ज़रूर गया। किसी की मेहनत, किसी का प्यार, किसी का अपनापन, किसी का विश्वास, सब पे भारी पड़ गया किसी की नफ़रत। समाप्त।